हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आगे का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल, लैटिस एंड लैटिस पॉइंट। आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनमें क्रिस्टल लैटिस क्या होती है और लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट में 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज रहते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक स्फीयर से रिप्रेजेंट करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से हम अरेंज मान सकते हैं। ये आपका एक रो हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो इसके आगे हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि अगली रो इस तरह से लगाई जाए तो ज्यादा थोड़ी सी एफिशिएंट होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो ठेले वाले हैं, फल बेचते हैं, वो एप्पल वगैरह या ऑरेंज जो हैं वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में लगाते हैं, या आपके लड्डू वाले जो हैं लड्डुओं को एक रो लगा लेते हैं, उसके ऊपर दूसरी रो लगाते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में हो सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके उनके सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर मतलब न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा पार्टिकल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो अगर हम सेंटर को रिप्रेजेंट करते हुए ये अरेंजमेंट बनाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, तीसरा पॉइंट ये है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक आपकी रो ये हो गई। दूसरी रो अगर हम इसको ज्यादा एफिशिएंट वे में रखना चाहते हैं तो इस तरह से रखेंगे, जैसा हमने आपको बताया था संतरे वाले अपने ठेले पर संतरे लगाते हैं, तो उस पैटर्न में हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हुए ये आपके पॉइंट्स शो कर रहे हैं। पॉइंट्स का मतलब ये है कि हम केवल इस समय क्या करेंगे, पार्टिकल्स के सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने से कुछ सूरत जो है वो इस तरह की बनी हुई दिखाई देगी। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जब हम पार्टिकल को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारा पॉइंट्स आपके उस लैटिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो क्या स्थिति बनेगी। ये आपका मिला दिया, ये मिला दिया, ये इनको ज्वाइन कर दिया। आगे हमने नीचे ये पॉइंट ज्वाइन किए, सावधानी से देखना, नहीं आप ये कहें कि हमारा तो नहीं मिल रहा है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। इनको ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला पॉइंट आपने यहां मिला दिया, ये पॉइंट आपने यहां मिला दिया, ये पॉइंट यहां मिला दिया, ये यहां मिला दिया। ये ज्वाइन करने से आपकी एक यूनिट सेल तैयार हो गई और इस तरह की कई यूनिट सेल आपकी साइड बाय साइड, ऊपर, नीचे, पीछे, आगे होती हैं। तो आगे देखिए, इसी में और आगे ज्वाइन कर लीजिए। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसे ज्वाइन किया, इसे ज्वाइन किया, इसे ज्वाइन किया, आगे यहां पे मिला दिया इसे, तो ये दूसरी यूनिट सेल हो गई। इसी तरह से और आगे इसको हम ज्वाइन करते चले जाएं तो एक आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह से थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। अगर इसके नीचे बना दें, ऊपर बना दें, पीछे की तरफ बने होंगे, इस तरफ बने होंगे। हम इस बोर्ड पे तो केवल 2 डायमेंशनल ही शो कर पा रहे हैं। तो अगर हम इस 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको एक्सपेंड करते चले जाएं तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। आगे इसको और मिला सकते हैं। अगला आपका ये नया यूनिट सेल बन जाएगा। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्रिस्टल लैटिस। अब इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो पॉइंट हैं वो क्या कर रहे हैं, हर एक पार्टिकल को जिससे उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये कहलाते हैं लैटिस पॉइंट्स। दीज आर लैटिस पॉइंट्स। ये लैटिस पॉइंट्स हो गए और ये पूरी आपकी जो फॉर्मेशन तैयार हुआ, स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब इस क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूनिट सेल। अगर हम इसमें से छोटा सा पोर्शन, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पोर्शन है, वो अलग कर लें तो ये आपकी बोली जाएगी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको बार बार रिपीट करते जाएं तो होल क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाती है। तो अब हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सीपी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशनल स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। दिस अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट ईच पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। इसमें हम पार्टिकल को पूरा न बना के केवल एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अब इस क्रिस्टल लैटिस के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला कैरेक्टर है कि ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहां सीपी का मतलब है, सीपी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहां पे कंफ्यूज ना हो। तो इसमें जो ईच पॉइंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है लैटिस में। वो हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्रिस्टल लैटिस की? ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। हर पॉइंट को हम, जो क्रिस्टल लैटिस में जो पॉइंट हमने बनाए हैं इनको हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। थर्ड वन, when the points are joined by lines gives the geometry of lattice। जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमें उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री मिलती है। ये देखिए आगे हम इसको स्टडी करेंगे। कई तरह की क्रिस्टल लैटिस में ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। हालांकि हम लोगों को मेनली क्यूबिक जो ज्योमेट्री है उसके बारे में ही पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्यूबिक ज्योमेट्रीज ही हैं, क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में ही स्टडी करना है। लेकिन कौन कौन से तरह की ये ज्योमेट्री बन सकती हैं उसके बारे में हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो ये तो रहा आपका क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट। आगे हम देखते हैं व्हाट इज यूनिट सेल। हम यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम आगे देखते हैं यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? जैसा अभी हमने आपको बताया था कि जब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में हम एक कोई स्मॉलेस्ट पोर्शन सेलेक्ट कर लें जिसको बार बार रिपीट करने से आपको पूरी क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाती है। ये ऐसे समझ लो कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं और उस हर रूम को हम क्या बोलेंगे? एक यूनिट सेल बोलेंगे और पूरा जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो कहलाएगी क्रिस्टल लैटिस। या हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक आपका जो वॉल है, दीवार जो बनती है वो काय से बनती है? ब्रिक से मिलके बनती है। तो अगर हम पूरी एक दीवार को क्या मान लें? एक क्रिस्टल लैटिस मान लें तो उसकी हर ब्रिक क्या हो गई? यूनिट सेल हो गई। ऐसे ही आपने देखा है कि घरों में जो आपके शोप्स है मटेरियल आता है वो छोटे छोटे कार्टन्स में, जैसे बल्ब मान लीजिए, एक बल्ब के पैकेट हैं छोटे छोटे कार्टन्स में आए और एक वो बड़े कार्टन में भरे हुए हैं। तो जो बड़ा वाला कार्टन है वो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस और छोटे छोटे कार्टन्स जो उसमें रखे हुए हैं वो क्या हो जाएंगी? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज स्मॉलेस्ट पोर्शन of
crystal lattice which when repeated over and again, जब उसको बार बार एक दूसरे के ऊपर रिपीट किया जाता है तो वो क्या देती है, गिव्स होल क्रिस्टल लैटिस और जनरेट्स होल क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं यूनिट सेल को कि ये किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको हम बार बार ऊपर नीचे दाएं बाएं रिपीट करते चले जाएं तो पूरी क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब इस यूनिट किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल? मतलब किसी यूनिट सेल में आपकी ये यूनिट सेल है, इसमें ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये तीन लेंथ पैरामीटर हो गए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तो हमें लेंथ पैरामीटर चाहिए होते हैं और साथ ही साथ इनके बीच के एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरामीटर चाहिए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके एंगल पैरामीटर बोले जाते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा, बीटा और गामा से। तो अगर हमारी देखिए ये यूनिट सेल है, इसमें तीन पैरामीटर हो गए, तीन क्या क्या पैरामीटर हो गए, एक तो लेंथ पैरामीटर हो गए, ये देखिए इसमें ये तो पॉइंट्स हो गए, ये पूरी यूनिट सेल तैयार हो गई। अब इसमें देखिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसके लिए तीन पैरामीटर हम यूज करते हैं, ए, बी, सी। ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इनके बीच के जो एंगल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं काय से, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसके जो पैरामीटर हो गए वो कुल मिला के कितने हो गए, 6 पैरामीटर हो गए, दो तरह के, तीन लेंथ पैरामीटर तो और तीन आपके एंगल पर। लेंथ पैरामीटर हो गए ए, बी एंड सी, और दूसरे आपके हो गए एंगल पैरामीटर्स, वो हो गए अल्फा, बीटा, गामा। देखिए इसी के बेस पे हम किसी भी यूनिट सेल को अलग अलग तरह की ज्योमेट्री देते हैं। अगर मान लीजिए आपका ए, बी, सी इक्वल हैं, अल्फा, बीटा, गामा इक्वल हैं और ये 90 डिग्री हैं, तो हमारी इस तरह की यूनिट सेल का जो टाइप हो जाता है वो हो जाता है क्यूबिक यूनिट सेल। अब इन पैरामीटर के अलग अलग हो जाने पर डिफरेंट टाइप की आपकी यूनिट सेल कंस्टिट्यूट होती हैं, और इस तरह से टोटल यूनिट सेल को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे किसी भी यूनिट सेल के कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर हो गए, 3 लेंथ पैरामीटर्स ए, बी एंड सी, एंड 3 एंगल पैरामीटर्स अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये तो रहा यूनिट सेल और यूनिट सेल के पैरामीटर्स। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। कितने तरह की यूनिट सेल्स हो सकती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स।
देखिए जो यूनिट सेल होती हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहली कौन सी होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, मान लीजिए हमने क्यूबिक यूनिट सेल को कंसीडर किया, ये आपकी क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। तो अगर किसी यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और किसी अदर साइड पर प्रेजेंट पार्टिकल नहीं है, if the particles are present at the corners of unit cell only, then this type unit cell is called primitive unit cell or simple unit cell। तो ये आपकी जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव और सिंपल है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है कहां प्रेजेंट हैं, बोलिए, आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। तो जिसमें केवल और केवल कॉर्नर पर ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इस तरह की यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी तरह की जो यूनिट सेल होती है वो होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, या इसको कहा जाएगा सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि हमारे जो यूनिट सेल में पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर तो हैं ही, उसके एडिशन में कुछ अलग अदर साइड्स पर भी अवेलेबल होते हैं। इस तरह की यूनिट सेल को नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और ये नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल को के जो टाइप है वो तीन है। सबसे पहली है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरे टाइप की है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड थर्ड टाइप है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आपकी जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं इनको फिर से तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। अब इनको हम एक एक करके फिगर बना के देख लेते हैं क्या इनमें डिफरेंस है। तो हम आपके यूनिट सेल पहले बना लेते हैं और फिर बताएंगे कि इस यूनिट सेल में किस किस पोजीशन पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो पहली एक यूनिट सेल हमने ये बना ली, बहुत सिंपल है यूनिट सेल बनाना। आप एक स्क्वायर बनाइए, दूसरा वही स्क्वायर इस तरह से नीचे बना लीजिए, इस तरह से इनको कॉर्नर्स को मिला दीजिए तो आपकी तैयार हो जाती है यूनिट सेल। तीसरी यूनिट सेल हम और बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल होता है यूनिट सेल बनाना, इसमें कोई टिपिकल बात नहीं है। इस तरह से आपने ये पार्टिकल्स इनके कॉर्नर्स मिला दिए, तो ये तीन यूनिट सेल हैं। अब हम एक एक करके पहली टाइप की फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, ये आपके कॉर्नर्स हैं। अब इन कॉर्नर्स में आप क्या करें, इस कॉर्नर को मिला दें, एक तो यहां से यहां, ठीक है ना। आप डायगोनल्स जैसे एक रूम में सोच लीजिए कि रूम में उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक नीचे डायगोनल्स मिला दें, एक उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनल मिला दें, बीच में वो जहां पर कट करेंगे, जहां पर मिलेंगे आपस में, वो पॉइंट्स क्या बोले जाएंगे, वो सेंटर बोला जाएगा उसका। तो इस तरह से ये कॉर्नर इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे और ये यहां से इस तरह से मिलाएंगे, तो यहां पर ये बॉडी सेंटर हो गया। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप की यूनिट सेल में कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पर भी पार्टिकल होता है। तो ये हो गई आपकी यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड। समझ गए होंगे कि कॉर्नर्स पर
तो पार्टिकल होते ही हैं, उसके साथ साथ उसके एडिशन में बॉडी के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। दूसरे टाइप की यूनिट सेल आई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आप देखिए किसी भी यूनिट सेल के 6 फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास ये बॉक्स है। ये बॉक्स में देखिए 6 फेसेस आपको नजर आएंगे। एक आपका फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक ये है, एक ये है, एक ऊपर है, एक नीचे। तो 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 क्या हो गए? फेसेस हो गए। रूम में देख लीजिए 4 तो दीवार होती हैं, 1 2 3 एंड 4। एक ऊपर रूफ है, उसके बाद नीचे का आपका फ्लोर है। तो इस तरह से ये 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर्स के साथ साथ। तो इस तरह की यूनिट सेल क्या हो जाएगी? ये कहलाएगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है। इसके अलावा इस फेस का सेंटर ये हो गया, इस फेस का सेंटर ये हो गया, इसके फेस का सेंटर ये हो गया, इसके फेस का सेंटर ये हो गया। तो आपने क्या देखा? अब 4 तो फेसेस ये हो गए। अब इसका जो फेस का ये वाला जो फेस है, इसका सेंटर ये होगा और ये वाला जो फेस है, इसका सेंटर ये होगा। तो आपने देखा 8 तो कॉर्नर्स पर हैं और 6 फेसेस के सेंटर पर पार्टिकल हैं। तो इस तरह की जो यूनिट सेल होती है वो हो जाती है फेस सेंटर्ड। तो इस तरह की यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड। लास्ट रह गई एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर, अब वो अपोजिट फेसेस क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, या ये और ये हो सकता है। ठीक है ना? किसी 2 अपोजिट फेसेस पर, इसमें देखिए इस पे या इस पे, इस पे या इस पे, इधर या इधर, किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर पार्टिकल हैं कॉर्नर्स के साथ साथ। तो इस तरह की यूनिट सेल क्या हो जाएगी? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगी। तो इसमें देखिए हर एक के कॉर्नर्स पर पार्टिकल हैं और साथ साथ मान लीजिए एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे? ये आपकी हो जाएगी एंड सेंटर्ड। इस तरह की यूनिट को सेल को एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। आप चाहें तो इनको नोट कर लीजिए कि कौन कौन से तरह की यूनिट सेल होती हैं और इनमें क्या क्या होता है। आपको बताएंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर पार्टिकल, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल particles are present at each face center in addition to the corners, and in the end centered unit cell the particles are present at 2 opposite faces in addition to the present at corners। मतलब हर तरह की यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स तो कंपलसरी प्रेजेंट होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ कुछ अदर साइट्स पर भी अवेलेबल होंगे और जिन साइट्स पर अवेलेबल होंगे अदर साइट्स पर, उन्हीं के बेस पर उनका नाम रखा गया है। बॉडी के सेंटर में अवेलेबल है तो बॉडी सेंटर्ड, फेस के सेंटर में है तो फेस सेंटर्ड, और अगर 2 अपोजिट फेसेस पर हैं तो इनको कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि हर टाइप की यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, या रैंक ऑफ द यूनिट सेल। चलिए हम अब निकाल के देखते हैं हर तरह की यूनिट सेल का रैंक। तो सबसे पहले टाइप की जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है, इसकी रैंक देखिए क्या है। सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा, देखिए इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हर कॉर्नर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आप ऐसा समझिए कि जो एक पार्टिकल ये है कॉर्नर पर, इसका
8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन रहता है। आप कैसे देखेंगे 8 में कैसे रहता है? देखिए, एक यूनिट सेल इसके साइड से बन सकती है, ठीक है ना, तो और इसके उधर 2, पीछे की तरफ 2 बन सकती हैं, 4 हो गई। जैसे हम एक बॉक्स आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, देखिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है, शायद दिख रहा हो। तो इस बॉक्स में देखिए 1 2 3 4 यूनिट सेल हो गई। अब ये एक आपका पार्टिकल कॉर्नर पर, ये आपकी यूनिट सेल है, इसका कॉर्नर ये है, इस पे एक पार्टिकल मौजूद है, तो वो चारों में है, तो इसका क्या हो गया, इसमें देखा जाए तो हाफ पार्टिकल तो इन नीचे वाली सेल्स में जाएगा और इसी के ऊपर एक और दूसरा बॉक्स रख दिया जाए तो हाफ उसमें चला जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, 1/4 1/4 1/4 1/4, हाफ का 1/4 इनमें जा रहा है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 1/8 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जो कॉर्नर पर पार्टिकल अवेलेबल है वो 8 यूनिट सेल्स में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, 8 यूनिट सेल के अंदर वो घूम रहा होता है। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन घर पे बैठ के कर लें कि आपका एक रूम है, इस रूम के एक साइड से रूम है और उस रूम के फिर बराबर में 2 रूम हैं, तो कुल मिला के 1 2 3 4 रूम हो गए। 1 एक आपका रूम ये है, दूसरा रूम ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा ये है, एक फ्लोर पे ये हो गए। अब पार्टिकल यहाँ कॉर्नर पे है छत वाले, अब इसकी छत पे भी 4 आपके रूम हो जाएंगे, इसके ऊपर एक यहाँ पे ऊपर एक हो जाएगा, एक इसके ऊपर हो जाएगा, एक इसके ऊपर हो जाएगा, एक इसके ऊपर हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा, ये पार्टिकल जो है वो 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए पर यूनिट सेल इसका वो जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1/8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इक्वल कितना हो गया, 8 इंटू कंट्रीब्यूशन 1/8 1। तो इस तरह की जो यूनिट सेल होती हैं सिंपल, उनकी जो रैंक आती है वो आती है, रैंक कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। अब हम बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में देखें। देखिए, जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है वो पूरा का पूरा पार्टिकल उसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन पूरा रहता है और जो कॉर्नर्स पे हैं उनका 1/8 रहता है। तो अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में रैंक निकालना चाहें तो हम इनकी रैंक देख लें। रैंक का मतलब है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो चलिए बॉडी सेंटर्ड में देखिए 8 तो कॉर्नर्स पर हैं, कंट्रीब्यूशन है उनका 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर पर है 1, पूरा कंट्रीब्यूशन होल 1 रहता है, तो ये 1 + 1 इक्वल इसकी रैंक आ गई 2। अब आते हैं फेस सेंटर्ड पर। फेस पर जो पार्टिकल होता है वो आधा तो इस यूनिट सेल में होगा, आधा इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगी उसमें चला जाएगा। समझ गए ना, जो फेस पे होगा वो दूसरा फेस, दूसरी यूनिट सेल का फेस होगा, इसका कॉमन हो गया ये फेस, तो आधा तो इस यूनिट सेल में आ जाएगा, आधा दूसरी यूनिट सेल में चला जाएगा। तो इसका मतलब जो फेस पे पार्टिकल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल होता है हाफ, और कॉर्नर का है 1/8, तो 8 तो कॉर्नर्स पर हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन है, फेसेस हैं 6 और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो ये आ गया 1 + 3 = 4। तो इसकी रैंक आ जाती है 4, या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आर 4। नाउ इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हाउ मच एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल? तो इसमें देखिए कॉर्नर्स पर 8 हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस इसके फेसेस पर कितने पार्टिकल हैं, केवल 2, और फेस पे जो कंट्रीब्यूशन अभी आपने देखा था वो 1/2, तो ये 1 + 1 इक्वल इसकी रैंक आ गई 2। तो इस तरह से हम हर तरह के यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आगे न्यूमेरिकल हमें आपको सॉल्व करने होंगे। तो कैसे हम किसी पर्टिकुलर टाइप की यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं, ये चीज देख लीजिए। थैंक यू।